दोस्त स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिक शिक्षकों के लिए पूछे गए सवालों से उन महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ थे और जिनके आंसर में कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो उन सवालों को देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो अगली बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उन सवालों को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक तो आपको पैटर्न का पता चलेगा, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि ये जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम था इसीलिए नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को इस एग्ज़ाम से हटा दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट एग्जामिनेशन से नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग को इस एग्ज़ाम में रखा जाता तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट की स्थिति क्या होती। तो अगले बार से जब बीपीएससी के द्वारा चूँकि ये कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है नेक्स्ट एग्जामिनेशन से, तो वैसे स्थिति से आप लोगों को रूबरू होना ज़रूरी है और उन सभी प्रश्नों को समझना बेहद ज़रूरी है। उन प्रश्नों को समझेंगे और समझेंगे कि हमें कहाँ से एक्चुअली में तैयारी करनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है, चूँकि देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आउट ऑफ द सिलेबस लग रहे हैं, उनके आपको रेफरेंस जो है ना तो एससीईआरटी में मिल रहे हैं और ना ही एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, बल्कि किसी और राइटर के बुक से सवालों को लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और वैसे अभ्यर्थी जो गाइड वगैरह पढ़ते हैं तो उनको तो उनके पल्ले कोई भी सवाल पड़ता नहीं है। इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को मिला करके पढ़ना। एससीईआरटी को भी टोटल नहीं पढ़ना, एससीईआरटी का आपको भूगोल देखना है। ठीक है, चूँकि भूगोल में बिहार का रेफरेंस रहता है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का रेफरेंस रहता है बिहार वाले एससीईआरटी के बुक में। बाकी आपको साइंस एनसीईआरटी से देखना है। ठीक है, भूगोल भी आपको एनसीईआरटी से देखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सत्र में। हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल जो है मैथमेटिक्स का है और ये भी कन्फ्यूजन वाला सवाल था, क्योंकि जब इसका आंसर बीपीएससी ने जारी किया तो आंसर था ऑप्शन नंबर डी। और चूँकि मैथ में जब आप किसी भी सवाल को हल करते हैं तो एक आंसर आता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है। चूँकि जब इसका सरल रूप में आप सरलीकरण करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आपको ए आ जाता है। लेकिन इसका सही तरीका क्या था, क्यों इसका आंसर डी दिया गया है, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का टोटल सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की समझ बन सके कि मैथमेटिक्स के सेक्शन में यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे उनको बनाने का तरीका एक्चुअली में क्या था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी क्यों आया है, इसको आप समझिए। ये देखिए अंडर रूट 1 + 27/169 है। इस अंडर रूट को इधर भेजा गया तो ये स्क्वायर में बदल गया। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल भिन्न का जोड़ किया गया और ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटा है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इसके ऊपर यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद फिर इधर भी भिन्न का जोड़ किया गया है और दोनों ही तरफ चूँकि 169 नीचे में है तो ये कट गया और यहाँ पर बच गया x² + 26। ठीक है, उसके बाद 26x है और 169 प्लस में है, ये 196 को इसी साइड में भेज दिया गया तो ये माइनस में चला गया। ठीक है, जब सभी चीज़ों को चर और अचर मान को एक पक्ष में भेज दिया जाता है तो दूसरे पक्ष में 0 बच जाता है। अब यहाँ 169 में 196 को जब घटा देंगे तो -27 बचेगा और यहाँ से आपका गुणनखंड वाला सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ा गया, x² + 27x - x - 27। ठीक है, = 0। अब यहाँ फिर इसके बाद कॉमन लिया गया है, x कॉमन लिया गया तो x यहाँ पर बच गया, यहाँ 27 बच गया। उसी प्रकार से इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x + 27 बच गया। ठीक है, अब यहाँ x - 1 × x + 27 ये दो गुणनखंड आ गए हैं। इन दोनों गुणनखंड से x का 2 मान निकलेगा। x - 1 = 0 लेने पर x का मान 1 आता है और x + 27 = 0 लेने पर x का मान -27 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 मान है और इसीलिए बीपीएससी ने जो आंसर
की जारी किया है, तो उसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना गया है। तो इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, मैथमेटिक्स का जितना भी कैलकुलेशन किया हुआ है, जो सॉल्यूशन किया हुआ है हमारा, उसे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी सवालों को देख लीजिएगा। यहाँ मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँगा, चूँकि 120 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस मैंने पहले ही किया हुआ है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न को मैंने देखा है, वहाँ पे जो डिस्कशन मैंने किया है वो गलत है। ठीक है, ऐसे 7-8 प्रश्न थे उसमें जिसका आंसर गलत हो गया था। जब बीपीएससी के आंसर के से मैंने उसको चेक किया था तो वहाँ पर वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इस बार एक एक्स्ट्रा क्लास बनाने को सोचा है, और इसीलिए कुछ ऐसे प्रश्न जिनका आंसर गलत हो गया था उसको फिर से करेक्ट करके बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने पिछले उस वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि सर आपने जो बताया है वो एक्चुअली में गलत है, बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है वो सही है। और फिर मैंने उसको रीचेक किया, फिर से उसको देखा, तो यहाँ पर उनकी बातें सही थी। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे जिनके ऊपर एक्चुअली में कन्फ्यूजन था और जो गलत हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी जितने भी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैथ का है वो सारा मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, जो कि एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा टफ सवाल था। 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10, इसका हल क्या है? तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ये सारे सवालों के सॉल्यूशन तैयार किए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में 4 टू द पावर x प्लस 1 है और इधर 4 टू द पावर 1 माइनस x है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से लिखते हैं 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर x, चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m प्लस n। तो उसी प्रक्रिया के रूप में हमने इसको बना दिया। ठीक है, और इधर 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब यहाँ 4 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 4 पर पावर x और इधर बच गया 4 पर पावर माइनस x। अब ये 4 जो कॉमन लिए थे इसको हम RHS में भेज देते हैं, तो यहाँ पर 10 पर पावर 4 हो जाए, सॉरी 10/4 हो जाएगा। और यहाँ 4 पर पावर x है और जोड़ 1/4 पर पावर x। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 4 पर पावर x को हम a मान लेते हैं। ठीक है, 4 पर पावर x को a मान लेते हैं। इसके बाद a मानने के बाद जब हम इसको इस समीकरण में बैठाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण में इसको जब रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस 1/a बराबर 5/2। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a बराबर 5/2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर गुणनखंड वाला सिस्टम आ गया और गुणनखंड हमारे पास आ चुका है a माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1। और यहाँ पर जब दोनों के मान को हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो x की वैल्यू इस प्रकार से 1/2 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है आपकी -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1/2 है इधर और इधर x बराबर -1/2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 आंसर यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोनों यहाँ पर है -1/2 और 1/2, इसीलिए इसका भी आंसर क्या है डी है। ठीक, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी मिसमैच हो गया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि x टू द पावर x³ है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये हैं, तो gx का मान क्या है? अब देखिए जब इसको आप भाग विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर कोई भी सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ -2x प्लस 4 ये जो शेषफल दिया हुआ है वो आता नहीं है। x माइनस 2 इसका आंसर दिया हुआ है। मैंने क्या किया था कि x माइनस 2 से आंसर दिया था, सॉरी भाग दिया था, तो भाग देने के बाद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में जब मैंने भाग दिया था तो इसका जो शेषफल आ रहा था वो आ रहा था 0। ठीक है, और मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर
ये जो शेषफल दिया हुआ है -2x+4 ये बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसको इस तरीके से बनाया गया, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो जब इस तरह से बनाया गया तो इसका आंसर निकल कर के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो x-2 चूँकि यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है भाजक है, ठीक है, और भागफल दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। x-2 से इन तीनों को गुना किया गया, x से गुना करेंगे x² को तो हो जाएगा x³ x को -x से गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा। उसी तरह से +1 से गुना करने पर x हो जाएगा। फिर -2 से बारी बारी से तीनों से गुना कर दिए तो -2x² +2x और -2 आ गया। इधर -2x+4 दिया हुआ है, ये -2x+2x कट गया, ठीक है, और 4 में से 2 घट गया तो बच गया 2। बाकी x³ देखिए, -x² और -2x², ये दोनों जुट करके हो गए -3x² +x और +2। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बनाने के बाद ये आंसर सही बताया, तो इसलिए ये बीपीएससी का आंसर यहाँ भी सही है, 7 का A। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का मान, एक अनूठा हल है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन k ≠ -2/3 आता है, ठीक है, और वहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था कि इसी को आंसर मान लिया गया था, ठीक है। मैंने कहा था कि यही आंसर होना चाहिए, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ देखिए, k ≠ -2/3 है, यानी कि k का मान -2/3 नहीं हो सकता है। इसके अलावे कोई भी मान यहाँ पर पुट करेंगे तो उसका द्वितीय हल निकल करके आएगा। तो इसीलिए -2/3 आंसर नहीं होगा, बल्कि 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। 1 और 2 दोनों को बैठाने के बाद दोनों इक्वेशन में जो है वो मान निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर भी आंसर डी सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 का, और 34 में आप देखिए कौन सा सवाल है। हाँ, 34 में है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का एक रेफरेंस मिलता है जिसमें 10 से 15% दिया हुआ है, तो ये सही आंसर है। और ये बहुत ही ज़्यादा टफ सवाल इसलिए था क्योंकि इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, और संविधान निर्माण के समय जो घटनाएं घटित हुई थी वहाँ से एनसीईआरटी का रेफरेंस यहाँ मिलता है, जहाँ से 10 से 15% वयस्क मतदाताओं की आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 में क्या है, हाँ ये देखिए, ये सवाल भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ना तो एनसीईआरटी में मिला है ना ही एससीईआरटी में मिला है। सवाल है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास, मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका आशय ये लगाया जाना चाहिए कि गांधी जी के जीवन पर हत्या करने का पहला ज्ञात प्रयास किसने किया था, ठीक है। तो हत्या करने का प्रयास किसने किया था, ये आपका यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए था, इस शब्द को जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे जब गांधी जी चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, तो इरविन वहाँ पर उस टाइम पे अधिकारी थे और वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को किया जाए, और वो चाहते थे कि गांधी जी की हत्या करवा दे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि गांधी जी के दूध में जहर मिला करके दिया था। और उस टाइम पे खानसामा थे, आपके ये बत्तख मियाँ थे, ठीक है, और बत्तख मियाँ ने गांधी जी को जा कर के बता दिया था कि आपके दूध में जहर मिला हुआ है, और जिस वजह से गांधी जी बच गए थे। और लेकिन उसके बाद बत्तख मियाँ को अंग्रेज़ों ने गायब करवा दिया था। तो ये जो आपका रेफरेंस है, ये आपका एक बुक है चंपारण के सेनानी, ठीक है, चंपारण के सेनानी, उस बुक में आपको ये रेफरेंस मिलता है, ठीक है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे नेट पर मिला, चंपारण के सेनानी से यह रेफरेंस लिया गया है। तो ये एक अलग किताब से ही रेफरेंस दे दिया गया था,
और जिस वजह से ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 का, जो संबंधित है आपके अमेरिका में हुए एक घटना से। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, और ये सवाल भी आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। आप कहाँ का सवाल कहाँ उठा करके ला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपको ना तो राष्ट्रीय स्तर किसी महत्व का प्रश्न है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी महत्व का प्रश्न है। ठीक है, ऐसी कोई प्रमुख घटना नहीं है। आप चंद्रयान से संबंधित सवाल पूछ सकते थे, बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए हैं। ठीक है, G20 से सवाल आप पूछ सकते थे, G20 से कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना। भारत के अंदर भी G20 सम्मेलन चल ही रहा है, तो एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत के इतिहास में, वहाँ से एक भी सवाल नहीं आए। और रॉबर्ट विल्सन किस शहर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? अजीब सवाल था, और इसका आंसर न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये आपका जुड़ा हुआ है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ठीक है, और ये इतिहास से संबंधित सवाल है, और यहाँ पर सही आंसर कदम का पेड़ है। कदम के पेड़ की पूजा करते थे, लेकिन ये भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं था। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स कहे जा सकते हैं। 52 में आइए, उसके बाद 52 आपका यहीं बगल में है। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? सुपीरियर झील जो विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो पहला कथन इसके संबंध में गलत है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, ये गलत है। देखिए, इस प्रश्न को समझना जरूरी है। विश्व के भूगोल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वैश्विक भूगोल में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी झील है, जो सबसे बड़ी नदी है, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, केवल नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा। आपको ये समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, जीके में क्या याद करते हैं, लूसेंट वगैरह जीके में क्या याद करते हैं? लूसेंट से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लूसेंट जीके से ज़्यादा काम नहीं चलेगा। आपको NCERT और SCERT से ही तैयारी करने में ज़्यादा, आपको वहाँ से फैक्ट्स, चूँकि उसमें सारा दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप तैयारी करिएगा, तो वहीं से आपकी तैयारी जो है बेहतर होगी। लूसेंट में क्या प्रश्न रहेगा कि विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप वहाँ पर से याद करके आ जाएंगे, रट्टा मार करके आ जाएंगे सुपीरियर झील। लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि सुपीरियर के संबंध में सत्य क्या है? अब सुपीरियर झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर गलती कर जाइएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह विश्व का सबसे खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, जो कि गलत कथन है। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही है। कनाडा और USA के बीच में यह सुपीरियर झील है। ठीक है, और यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, यह भी गलत है। 1700 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा बड़ी इसकी सीमा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा? आप देखिए, अमेजन नदी से भी सवाल पूछा गया, तो विश्व के भूगोल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भूगोल में केवल भारत का भूगोल, केवल बिहार का भूगोल से काम नहीं चलने वाला है। विश्व के भूगोल से भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर था वेनेजुएला। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है आपका 56 में। अब ये सवाल देखिए, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? इस सवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन करना बनता है, क्योंकि ये जो BPSC ने आंसर की जारी किया वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चाइना बांग्लादेश का रेफरेंस कहीं नहीं है। NCERT के बुक में स्पष्ट दिया हुआ लद्दाख मलेशिया। ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए, या अगर चाइना बांग्लादेश में बोली जाती है तो ऑप्शन नंबर D होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्शन बिल्कुल कीजिएगा, जम के कीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 64 में, जो कि अगेन कन्फ्यूजन वाला था। 64 में है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अब देखिए, बिहार में गया में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में यह जो अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लेने के लिए टाना भगत गए थे, और टाना भगत उरांव जनजाति से संबंध रखते थे, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उरांव। ठीक है,
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 65 भी तो थोड़ा सा टफ ही है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया, अब ये एडवोकेट ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन स्पेक्टेटर, ये तीनों ही पत्रिकाएं हैं जो उस टाइम पे आज़ादी से पहले की पत्रिकाएं हैं। और देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, बाकी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी। इंडियन स्पेक्टेटर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित ए और सी दोनों नहीं है, बी सही है, बाकी ए और सी गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिले जिसका आंसर डी रखा गया है, और डी रखे जाने के वजह से बहुत सारे आंसर जो है गलत हुए हैं बच्चों के। ठीक है, छात्रों ने एक आंसर टिक किया, लेकिन वहाँ पर खास करके मैथमेटिक्स वाले सवाल में डी ऑप्शन बहुत ज़्यादा रखा गया, और उस वजह से 3 से 4 प्रश्न तो ऐसे ही गलत चले गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। इसके बाद है 65, तो 65 तो हो गया। 65 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 का क्वेश्चन है हुंकार से संबंधित। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती, ये दोनों ही थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में सहजानंद सरस्वती का रेफरेंस ज़्यादा मिल रहा था। आप इस प्रश्न को कभी भी गूगल कीजिएगा तो आपको सहजानंद सरस्वती ही दिखाएगा, लेकिन जब आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा, यमुना कारजी को मैंने चेक किया, यमुना कारजी का जब बायोग्राफी मैंने देखा तो वहाँ पर ये हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यमुना कारजी और सहजानंद सरस्वती ये दोनों ही सही आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, और इसीलिए बीपीएससी का ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा नहीं कीजिए, क्योंकि इसका रेफरेंस बीपीएससी ने देख लिया होगा, तभी तो सेट किया क्वेश्चन को। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? अब देखिए इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, तो वहाँ से आपको वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुए हैं वहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। ये जो सवाल है रूसी क्रांति से संबंधित सवाल है। रूसी क्रांति के प्रभाव के तहत जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद द कॉमिंटर्न, ये दोनों तो स्पष्ट रूप से मिल गए हैं। अब पूर्व के लोगों का सम्मेलन, इसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये दो सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहता है? सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ठीक है, यहाँ पर 1992 है, इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, और 83 में देखिए क्या कहता है? एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ठीक है, ये भी आपका इतिहास से संबंधित सवाल हो जाता है, चूँकि अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल है और ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था हमारे प्राचीन काल से संबंधित है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। तो अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने गूगल पे देखा था, और वहाँ पर लिखा हुआ है एंगस मेडिसन के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। उन्होंने 32% माना था भारत का वैश्विक स्तर पे जो जीडीपी का योगदान था, उन्होंने 32% माना था। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में आइए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ये भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल सवाल है, और इस सवाल को बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी स्पष्ट इसका रेफरेंस नहीं मिलता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये दो मुझे सही लग रहे हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए, और इसीलिए डी सही दिया हुआ भी है। अच्छा, इसके बाद है आपका ऊपर वाला भी देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। जो विशेष
कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुए भारत के अंदर, तो उन अधिनियमों को आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, आपका दहेज निषेध अधिनियम है तो ये 1961 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम है, ये आपका 1976 में आया था। नारी विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, ये आपका 1986 में आया था। तो इस प्रकार से इन अधिनियमों को आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए क्या है, मेथेमोग्लोबिनेमिया। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा टफ है, और इसलिए टफ है क्योंकि इसका रेफरेंस आपको बुक में नहीं मिलता है, और जहाँ आपको रेफरेंस सही नहीं मिलता है वो सवाल आपके लिए टफ हो ही जाता है। जब आप किसी चीज़ से, किसी फैक्ट से फेमिलियर होते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, और जब आप किसी फैक्ट से अनफेमिलियर होते हैं, अपरिचित होते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो टफनेस और इजी मॉडरेट का कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर गेस करना भी मुश्किल हो जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मेथेमोग्लोबिनेमिया का नाम मैंने तो इस सवाल से पहले सुना ही नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर ढूंढने के बाद नाइट्रेट मिल रहा है, जबकि बीपीएससी का कहना है कि इसका डी होगा। तो इस पर भी कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार है। ठीक है, नाइट्रेट यहाँ मिल रहा है, गूगल पे सर्च करने के बाद नाइट्रेट बता रहा है, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि डी इसका सही है। नाइट्रेट, कैडमियम और फॉस्फेट तीनों के कारण मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है। अब यहाँ पर क्या सही है, इसका अभी तक रेफरेंस 100% करेक्ट वाला एनसीईआरटी वाला नहीं मिला है। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी को माना जाता है, तो एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल जाता है तो फिर मैं आगे इसके बारे में अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में आइए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है। लैंडफिल होता क्या है, तो लैंडफिल देखिए जहाँ पर आपका कचरा निस्तारण होता है तो उस स्थान को लैंडफिल कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कचरा निस्तारण की वजह से वहाँ कुछ गैसें रिलीज होती हैं, उनमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरा मीथेन है। ठीक है, लेकिन तरल पेट्रोलियम गैस वहाँ पर नहीं होता है, एलपीजी नहीं होता है, और इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या है, 108 काफ़ी ज़्यादा टफ सवाल है। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या है लगभग। अब यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन होगा, इस कैलकुलेशन को करने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 था ना, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, ज़रा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या y है। ठीक है, तो x में 2% की कमी कर दी जाती है, तो कमी करने के बाद 100 में से 2 घटा देंगे तो 98% हो जाएगा। तो x का जो 98% है वो y का कितना है, तो कहता है कि छोटी संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो दोनों इक्वल हैं। तो x का 110%, 100 में 10 बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगा, तब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 3300/13। तो मेन यहाँ पर ये सोचने वाली बात यही थी, और इसको जिन लोगों ने सही तरीके से सोचा होगा उनका आंसर सही निकल करके आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 119 और 120 भी अच्छे प्रश्न हैं, और अच्छे प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि इनका जो आंसर है 119 का, इसमें भी 2 आंसर सही किया गया है। इस सवाल को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर एग्जैक्ट आता है 5548 का, और यही सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में जब आप सरलीकरण रूप में ही आंसर देते हैं, ना कि उसके, अब यहाँ देखिए इसका आंसर डी रखा गया है। ठीक है, और डी किस आधार पर रखा गया है,
55-48 तो आपका अनुपात आ रहा है, 110 और 96 भी, चूँकि इसको जब सरल करेंगे तो 55-48 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों आंसर को सही मान रहा है बीपीएससी। लेकिन मैथमेटिक्स में सरलीकरण जो होता है वो सही आंसर होता है, जो सरलीकृत रूप होता है, जो सबसे सरलीकृत होता है। तो सबसे सरलीकृत आपका 55-48 है। आप किसी भी किताब में इस सवाल का आंसर अगर ढूंढिएगा तो 55-48 मिलेगा, ना कि 110:96 मिलेगा। तो ये सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। और मेरा ये मानना है कि इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शन करने से ए को आंसर माना जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसका डी आंसर जो है 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स में सरलीकृत रूप को ही आंसर माना जाता है। इसके बाद 120वां नंबर जो सवाल था, ये आपका फैक्टोरियल से संबंधित सवाल था, इसलिए टफ की श्रेणी में आता है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। अब एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल हैं। ठीक है, 5 वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर हम 5 वोवेल को लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है, सवाल क्या कर रहा है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। अब स्वर एक साथ आ जाएं, इसका मतलब है कि 5 स्वर इस तरह से लिखे जा सकते हैं। फिर अगर हम एक के स्थान पर ई कर देंगे, ई ए आई ओ यू ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आई कर देंगे आगे। ठीक है, क्रम बदल करके हम कुल कितनी बार इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, चूँकि 5 वोवेल हैं। ठीक है, और पाँचों को 5 बार हम लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, 5 करके उनका क्रम बदल सकते हैं, इसीलिए इसका 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल जो आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, उसी तरह से 2 बार गुना कर लेंगे। ठीक है, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो 120 गुने 120 हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 पर 00, ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 25 से 26 जो सवाल थे वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल को इसको कह सकते हैं। और इसके बाद आपका जो 60 लगभग सवाल थे, 60 वो मॉडरेट श्रेणी में थे, और बाकी बच गए 34 से 35 सवाल जो कि आप इजी लेवल में कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इजी लेवल के सवाल हमको लगता है कि 25 से 30 सवाल ही इजी लेवल के रहे होंगे। ठीक है, बाकी देखिए किसी भी प्रश्न का लेवल इसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन जो सवाल का टफनेस होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के आप ऐसे सवाल ले आएँ जो कहीं मिले ही नहीं। ठीक है, तो आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाली है बीपीएससी की, उसकी तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, चूँकि शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि दिसंबर में फिर से बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको अपनी तैयारी फिर से शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।